अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अमीन भट्ट और आप देख रहे हैं द टेक यूट्यूब चैनल। तो ये इस चैनल पे बेसिकली पहली वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को अब सिखाने लगा हूँ C++ प्रोग्रामिंग। ये हमारी एक पूरी सीरीज़ होगी जिसमें मैं आपको शुरू से लेके एक हाई मैक्सिमम लेवल जब जितना पॉसिबल हो सका वहाँ तक आपको सिखाऊँगा। तो इस सीरीज़ को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी हद तक जो है प्रोग्रामिंग जो कि आप मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं सीख पाएंगे वो आप सीख सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बीच में अगर आपको स्टेप मिस करेंगे तो क्योंकि एक एक स्टेप एक दूसरे से लिंक हुआ होता है, तो एक भी मिस कर दिया तो आगे वाला आपको समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। मैं जो यूज़ करूँगा कंपाइलर मेरे लिए वो है विजुअल स्टूडियो। वो आप इजीली हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें ये जो मेन इसकी वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो की माइक्रोसॉफ्ट वालों की, वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी इसमें जो वर्जन्स होते हैं वो पेड होते हैं, जिस तरह ये प्रोफेशनल है या एंटरप्राइज है। हमें जो चाहिए होगा वो कम्युनिटी वर्जन होगा। कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करके कहाँ से, ठीक है ये खुद ही एंड ये डाउनलोड पे लग गया। ये इतना सा है। उसके बाद ये इसका सेटअप है बेसिकली। इसके बाद विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा और आगे आपको C++ के टूल्स वगैरह उसमें आगे ऑप्शंस आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास डाउनलोड हुआ है इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको इसमें कोई मसला आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह आपका जो भी मसला होगा वो हल कर दूँगा। तो जब आपका ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाता है तो आपने सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। यहाँ पे एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में हम जाएंगे। यहाँ से जाके हमने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको नीचे भी ऑप्शन आ रहा होगा, ना मिले तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं ये एम्प्टी प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास। इसको सेलेक्ट करके हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ कि द टेक, और यहाँ से हम लोकेशन कोई भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे हम। और इसके बाद एक 20 से 30 सेकंड चलेगा और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर टाइप की चीज़ नज़र आएगी और बाकी चीज़ें भी हैं जो कि हमारे फ़िलहाल किसी काम की नहीं है। तो हमने बेसिकली जाना है यहाँ से सोर्स फाइल्स में, ऐड में आके एक न्यू आइटम, और इधर से हम C++ फाइल। इससे मतलब एक ईजीएस्ट वे हमारे पास ये भी है कि हम कंट्रोल शिफ्ट को दबा के A दबाएंगे तो सिंपली हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। तो ये बनाने के बाद सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम के फ़िलहाल दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा हमारा ये होता है कि हमने अब जिस हम C++ एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें ये कंपाइलर यूज़ करना पड़ता है जो कि हमारे कोड लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर आगे प्रोग्राम रन होता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट, अब सिंपली हम कंपाइलर में कुछ लिखेंगे तो हमारा कंपाइलर को भी समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारे कोड वर्ड सारे बने हुए होते हैं, जिस तरह के अभी फॉर एग्जांपल सी आउट, ये अभी तो समझ नहीं आएगा, आगे इंशाल्लाह आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। तो ये जो हमारे कोड वर्ड्स हैं ये सारे डिफरेंट लोगों ने, जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने एक लाइब्रेरीज़ बनाई होती हैं ये कंपाइलर्स के लिए, जिसको हम फर्दर यूज़ करके अपने कोड्स में यूज़ करके सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कंप्यूटर लैंग्वेज में सारा कोड लिखें। उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्टेबल कोड में एक कीवर्ड बना लिया होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल जो हमें लाइब्रेरी चाहिए वो होगी नेम स्पेस यूजिंग, हम उसको बताएंगे यूजिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस एक सिंगल लाइब्रेरी नहीं है, ये एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज़ है जिसमें डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक हो गया। और इसमें हमने उसको बताना है कि हम जो नेम स्पेस यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड है। अब क्योंकि अब हर मतलब एक स्टैंडर्ड है, बाकी भी किस्मों की आती हैं, वो जब आगे हम जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। स्टैंडर्ड नेम स्पेस में जो भी हमारे पास कोड वर्ड्स होंगे, जिस सी आउट, सीन या जो भी होंगे आगे जाके वो मैं आपको बताऊँगा, वो आप
यहाँ पे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमने अपने प्रोग्राम को ये भी बताना है कि हम हेडर फाइल मतलब ये सब कन्वर्ट करने के लिए जो हमें डाटा वगैरह चाहिए बेसिकली, जो कि मतलब एक ये होती है लाइब्रेरी जिसमें हमारा कोड पड़ा हुआ होता है, और एक आती है हमारे पास हेडर फाइल जिसमें वो कीवर्ड्स एक किस्म के सेव हुए होते हैं। हर कीवर्ड होता है, जिस तरह आप ये लिखते हैं, लिखने का तरीका ये है कि हैशटैग डालेंगे और उसमें लिखेंगे इंक्लूड के बाद हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स आ जाएंगे और इसमें हम नाम लिख देंगे हमारी हेडर फाइल का। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो है IOStream, IOSTREAM, ये हमारी हेडर फाइल है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं सी आउट का, ठीक हो गया, सी आउट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो असल में लफ्ज़ जो सेव है वो इनपुट, और ये IO का मतलब आई से मतलब इनपुट, आउट ओ से मतलब है आउटपुट। तो बेसिकली ये जो सी आउट का लफ्ज़ है ये ओ स्ट्रीम का है, ठीक हो गया। और ओ स्ट्रीम में एक लफ्ज़ सेव है सी आउट, और सी आउट के पीछे एक सोर्स फाइल हमें चाहिए जो कि हमारा इस सी आउट को कन्वर्ट करेगी कंप्यूटर लैंग्वेज में। वो सोर्स फाइल हमारी पड़ी होगी स्टैंडर्ड नेम स्पेस की लाइब्रेरी में, ठीक हो गया। ये था, ये इतना, ये हमारा एक कोड का फ़िलहाल एक हिस्सा है। इस हिस्से के बाद जो दूसरा हिस्सा हमारा आता है वो होता है हमारा एक मेन ब्लॉक कह लें या मेन फंक्शन कह लें, ठीक हो गया। और वो इस तरह होता है कि हम उसमें सबसे पहले एक रिटर्न टाइप लिखते हैं कि हमारा जो कोड है वो जो बेसिकली ये फंक्शन जो है वो किस टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है। अभी हम उसको कहते हैं कि इंट का मतलब है इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है, और आगे उसका नाम मेन। अभी फ़िलहाल इसमें मेन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना लाजमी होता है, मतलब ये नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम नहीं चल सकेगा। बाकी फंक्शंस भी बनते हैं, वो आगे जाके हम बनाएंगे और आपको साथ साथ पता चलेगा। इसी तरह ये जो इंट रिटर्न टाइप क्या है ये वो वाला भी आगे साथ साथ फर्दर जब हम करेंगे इसको आगे तो आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल इस चीज़ पे आप इतना गौर ना दें कि ये इंट क्या और रिटर्न टाइप क्या होता है, लेकिन आप ये समझ लें कि हमारे एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना लाजमी है। मेन फंक्शन में बेसिकली हमारा सारा फ़िलहाल के लिए जो भी हमारा सारा काम होगा, जो भी हमने सी आउट सीन या जो भी और करवाना है वो हमारा मेन फंक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, हम उसको रन करते हैं, तो वो सबसे पहले आता है मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में उसको जो जो करने को बोला होता है वो वहाँ से करेगा। मतलब अगर इन फ्यूचर हम कोई फंक्शन कॉलिंग करेंगे या जो भी करेंगे काम, अभी फ़िलहाल ये कुछ भी सी आउट वगैरह कोई आउटपुट करवाते हैं तो वो सारा काम हमारा मेन में लिखा होना लाजमी है, या तब ही वो चल पाएगा। क्योंकि मेन में हमारा जो कोड होता है वो सिर्फ जो मेन चलता है वो इस मेन ब्लॉक के अंदर चलता है। इस मेन ब्लॉक के अंदर जो जो उसको बोला होता है करने के लिए वो ही करेगा। उसके अलावा बाहर अगर हम कुछ कर दें तो वो कंसिडर नहीं करेगा, ठीक हो गया, जब तक कि हम उसको बताएंगे नहीं मेन ब्लॉक के अंदर कि हमने बाहर भी एक काम किया हुआ है। ये चीज़ें बेसिकली आपको समझाने के लिए है कि मेन ब्लॉक कितना ज़रूरी है। बाकी जो बाहर वाली सारी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे जाके साथ साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले जो एक बेसिक प्रोग्राम होता है वो हमारा होता है ये, जिसमें बेसिकली हमारा कुछ होगा नहीं लेकिन ये चलेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने ये सबसे पहले उसको बताया हेडर फाइल, ये हेडर फाइल थी, मैं आपको साथ साथ ये लिख देता हूँ, ये है हमारे पास हेडर फाइल या फाइल्स जो भी कर लें। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास आ जाती हैं लाइब्रेरीज़। पता नहीं मैंने स्पेलिंग्स ठीक लिखे हैं या नहीं, लेकिन होपफुली आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने उसको जैसे कि बताया था कि इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, तो हमने उसको रिटर्न करवा दिया रिटर्न, और एक इंटीजर वैल्यू 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दें या तो भी चल जाएगा, मतलब रिटर्न करवाना लाजमी है। क्योंकि हमने उसको बताया है कि रिटर्न टाइप हमारी इंट है और रिटर्न टाइप है एक कोई एग्जिस्ट करती है, तो उसमें हमें रिटर्न करवाना ज़रूरी है। फ़िलहाल हम इस प्रोग्राम को अगर रन कर देते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे कि ये चल तो जाएगा लेकिन इसमें अभी कुछ होगा नहीं। और 2 मिनट वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये स्लो है लैपटॉप, तो इस वजह से। खैर ये देख लें, ये प्रोग्राम चल गया और ये बाकी सारी लोकेशन। तो ये देखा आपने जैसे कि प्रोग्राम ये रन हो चुका था।
ठीक है, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि जो C++ का सिंटैक्स के रूल्स हैं वो इसमें पूरे हो रहे थे, इस वजह से ये रन हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, मतलब हमने कुछ आउटपुट लानी है कि हमारे लिए कुछ लिखा हुआ आए फ़िलहाल प्रोग्राम की तरफ से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट की स्टेटमेंट। सी आउट मतलब आउट से आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ आउट कर है हमारे लिए। आउट मतलब सिस्टम से स्क्रीन पे आउट कर है, आउटपुट आउट, सेम समझ तो गए होगे। ठीक हो गया। और फिलहाल के लिए सी से आप ये समझ लें कि ये सी लैंग्वेज का है जिसमें ये आउट कर है। असल मतलब इसका ये नहीं है सी का, लेकिन आप फ़िलहाल ये समझ सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये दो एंगुलर ब्रैकेट्स आ जाती हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स, और फिर आता है हमारे पास ये इन्वर्टेड कोमास। इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज़ इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने लिखा द टेक, और इसके बाद सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का होना लाजमी है तकरीबन हर एक स्टेटमेंट के बाद। C++ लैंग्वेज में हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, लेकिन C++ में आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद ये सेमी कॉलन डालना लाजमी है, हर एक, तकरीबन सबके बाद नहीं। अब जिस तरह ये देखें, ये आ जाते हैं हमारे पास जो हमने लाइब्रेरीज ऐड की थी, इसके बाद भी हमने सेमी कॉलन डाला था, लेकिन हेडर के बाद कभी भी सेमी कॉलन नहीं आता। और दूसरी मेन चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमारा मेन ब्लॉक होता है इसकी दो ब्रैकेट्स आती हैं, ये होती हैं करली ब्रैकेट्स कहते हैं इनको। और जो काम इन करली ब्रैकेट्स के अंदर किया हुआ होगा वो ही सिर्फ मेन के अंदर इंक्लूड होगा, बाकी सारा मेन में शामिल नहीं होगा। तो हमने जो भी काम करना है वो इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर करना है, जो कि एग्जीक्यूट फिर हो सकेगा। ठीक हो गया। तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स आप इस तरह याद रख सकते हैं कि सी आउट की तरफ है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो द टेक है ये आप देखें ये आउट हो रहा है, मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ आना कि सिस्टम से हमारी स्क्रीन की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा मतलब बाहर की तरफ हो रहा है। इसी तरह अगर हमारी साइड पे होती या आगे जिस स्टेटमेंट में होंगी, उसका मतलब ये है कि जिस तरह ये बाहर से हमारी तरफ से सिस्टम की तरफ आ रहा है। तो इस तरह आप इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं। फ़िलहाल इसमें ये है, और हम अब इसको रन करेंगे। तो रन किया तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे द टेक लिखवाया था, ये एज़ इट इज़ हमारे पास द टेक लिखा हुआ आ गया। तो सी आउट स्टेटमेंट में जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी वो एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। और आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स सी आउट की प्रोग्राम के अंदर एंटर कर सकते हैं, उसमें इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी लिखेंगे वो एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ C++ लर्निंग। ठीक हो गया। और एंड में सेमी कॉलन लाजमी है, सेमी कॉलन। इसके बाद हमने इसको रन किया। अब आप देख सकते हैं द टेक लिखा है और उसके आगे C++ लर्निंग है, बीच में कोई स्पेस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने बेशक नेक्स्ट लाइन में लिखा था, लेकिन हमने इसको नहीं बताया था कि आपने इसमें कोई स्पेस देनी है या इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो इसलिए वो एज इट इज़ द टेक लिखा और उसके फ़ौरन बाद उसने ये हमारे पास लिखवा दिया। तो नेक्स्ट लाइन में स्पेस डालने के लिए तो आप सिंपल ये करेंगे कि इसके बाद स्पेस डाल दी या इससे पहले स्पेस डाल दी, तो ये ऑटोमेटिकली एक स्पेस ले आएगा। जैसे कि आप ये देखें हमने यहाँ पे स्पेस डालेंगे क्योंकि ये एज इट इज़ हमारे पास सी आउट गया था। ये स्पेस हमने दो जगहों पर डाल दिया, तो उसने दो की स्पेस डाल के C++ लर्निंग को लिख दिया है। लेकिन हम अब चाहते हैं कि ये हमारा स्पेस की बजाय द टेक के बाद नेक्स्ट लाइन में जाए और फिर ये C++ लर्निंग को आउटपुट दे हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो होती है एंड एल की। एंड एल का मतलब ये होता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए ये स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ होती है। और अब ये इस तरह करेगा कि द टेक को सी आउट करवाएगा, मतलब डिस्प्ले करवाएगा, फिर आगे देखेगा एंड एल। एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में, वो फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद वो C++ लर्निंग को सी आउट करवा देगा। तो अब हम इसको जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने द टेक लिखा,
फिर नेक्स्ट लाइन में गया और सी प्लस प्लस से पहले हमारे पास एक स्पेस थी जो हमने डाली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो स्पेस डाली उसने और फिर सी प्लस प्लस लर्निंग को सी आउट करवा दिया। तो ये था एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम जो कि हमारे पास कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सिया और मेन चीज़ के जो हमने ये लाइब्रेरीज़ और ये हेडर फाइल ऐड की थी इसमें, वो बेसिकली इसीलिए की थी कि ये जो सी आउट का एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड सेव हुआ हुआ है इस लाइब्रेरी में, इस हेडर फाइल में, और जिसका कोड इस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको फ़िलहाल के लिए हटा दें, तो अब आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड, अब हम इसको अगर रन करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है उसके नीचे इसने रेड लाइन डाल दी और वो कह रहा है आइडेंटिफायर सी आउट इज़ अनडिफाइंड, मतलब जो सी आउट हमने यूज़ किया है और उसके बाद ये एंड एल जो हमने यूज़ किया है ये अनडिफाइंड है, मतलब ये कहीं पर डिफ़ाइन नहीं हुआ हुआ। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमने ये लाइब्रेरी है लाइब्रेरी को ऐड कर दिया। लाइब्रेरी में ये सी आउट नाम का एक लफ्ज़ सेव था जिसका पीछे कोड ऐसा हुआ हुआ है जो जिसका मतलब है कि वो हमारे लिए जो भी इन इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया होगा वो डिस्प्ले कराएगा। बेसिकली इन्वर्टेड कोमास के अलावा भी कि इसकी लाइन में इसकी एंगुलर ब्रैकेट्स के बाद जो भी चीज़ हमने डिस्प्ले करवाने के लिए उसको दी होगी वो उसको डिस्प्ले कराएगा, उसका कोड इन लाइब्रेरीज में पड़ा हुआ है। और ये इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास हेडर फाइल है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस टाइम पे मैं अब इसको हटाता हूँ फ़िलहाल। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो वो फिर ये कहेगा कि सी आउट इज़ अनडिफाइंड, के मतलब ये सी आउट कहीं पर डिफ़ाइन ही नहीं हुआ हुआ। तो वो असल में सी आउट जो है वो हमारे पास डिफ़ाइन हुआ है इस हेडर फाइल के अंदर जिसका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद जब हमने इसको रन करेंगे तो ये प्रॉपरली हमारे पास जैसे पहले चल रहा था वो द टेक और सी प्लस प्लस लर्निंग को इसने सी आउट कर दिया। तो आज की वीडियो में हमारा बस यही था। वीडियो पसंद आई है और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और मेरी सीरीज़ को फॉलो करें, सपोर्ट करें ताकि मैं आगे और भी वीडियोस इस सीरीज़ में बनाऊं और आपको सिखा सकूं। और ये मेरी आपको एक गारंटी है कि अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी हद तक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो की शेयर और लाइक लाजमी करिएगा। मिलता हूँ आपसे कल एक वीडियो में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम जिस तरह भी ये आउटपुट कैसे दिया अब हम इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा वीडियो में। तो वो सीखने के लिए इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।